कैसे हैं आप लोग? कल कहाँ तक पहुँच गए थे हम? सीसी। सीसी यानी क्या होता है? कंटिन्यूज एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अच्छा पहले बताओ, हम SIQ शुरू किया था हमने। SIQ का पूरा नाम बताओ। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, ये जो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन था, ये कब शुरू हुआ था? 2015-16 में। कौन सी क्लास के लिए? 1 से 5 के लिए। कौन सी सरकार का? राज्य सरकार का एक समन्वित कार्यक्रम है। इसमें किसके आधार पर? CCP के आधार पर। कौन सी प्रकार की गतिविधियां? ABL। और कौन सा प्रकार का मूल्यांकन? CC प्रकार का मूल्यांकन। हमने ये देख लिया था कि CCP क्या होती है। वह शिक्षा शास्त्र जिसमें बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का अध्ययन होता है। और दूसरा हमने देख लिया ABL, जिसमें गतिविधि करते हुए बच्चा सीखता है, गतिविधि आधारित अधिगम होता है। और फिर हमें देखना था CC को पढ़ना था ना। तो आपने हेडिंग लगा रखी होगी CC, उसके आगे लिख लो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या बता सकते हैं कि यहाँ सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर जारी रहे, चाहे संडे आए चाहे मंडे आए, कोई भी आए, निरंतर मूल्यांकन जारी रहे। सतत का तात्पर्य होता है वर्ष भर लिए जाने वाले आकलन या वर्ष भर किए जाने वाले आकलन। क्यों चलाया गया, सतत क्यों काम में लिया गया? क्योंकि आप एक बार सोच के देखोगे कि मान लो एक 12वीं क्लास का बच्चा है, जो बच्चा रोजाना स्कूल आया है, पढ़ने में बहुत तेज है और अनुशासित है, और वो बोर्ड की परीक्षा दे रहा है। परीक्षा देते देते एक परीक्षा में वो इतना बीमार हो गया कि वो परीक्षा नहीं दे पाया, तो उस बच्चे का रिजल्ट क्या आएगा? फेल आएगा। उस बच्चे का रिजल्ट फेल होगा कि नहीं होगा? अब जब वो बच्चा फेल माना जाएगा, क्या वो बच्चा फेल होने लायक है? क्या उसकी योग्यता फेल होने लायक है? नहीं है। फिर भी हमने उस बच्चे को 1 साल पीछे कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए कहा गया कि यदि हम लोग पूरे वर्ष भर परीक्षाएं ले लें, तो यदि बच्चा किसी वजह से यदि अब्सेंट भी रहा है, नहीं भी आया है, उसने किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ है, वो किसी आकलन के कार्यक्रम में, मूल्यांकन में या ABL में किसी 2 दिन 5 दिन 7 दिन नहीं हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो सतत का मतलब निरंतर ली जाने वाली परीक्षाएं। और व्यापक का मतलब क्या होता है? बालक के केवल ज्ञानात्मक पक्ष का आकलन नहीं करना है अपने को, उसके सभी पक्षों का आकलन करना है। इस CC पद्धति के तहत बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का आकलन नहीं होता है, यह भी तय किया जाता है कि बच्चा एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा एक्टिविटी करते समय दूसरे बालकों से संवाद कर रहा है या नहीं कर रहा है, शिक्षक के साथ संवाद स्थापित करता है या नहीं करता है, बच्चा गतिविधि करते समय किस प्रकार का दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करता है, लड़ाई कितनी बार करता है, उसको कितनी बार कहना पड़ता है कि तू गतिविधि कर ले, कितना गतिविधियों में इंटरेस्ट रखता है, कितनी बार उस टेबल के नीचे से निकलता है, कितनी बार कुर्सियां उठा उठा के इधर उधर फेंकता है, कितना खेलता है, सारी चीजों का आकलन करना है उसका, एक क्षेत्र का आकलन नहीं करना है। इसलिए CC पद्धति के तहत जब हम लोग होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड सौंपते हैं ना बच्चे को, तो उसमें यह नहीं होता कि इसने कितने % नंबर बनाए हैं। उस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में सब एक्टिविटीज में हाँ और ना लिखा होता है, और उसका जवाब देना होता है। क्या बच्चे ने गतिविधि की, क्या बच्चे ने दूसरे बच्चों से संवाद किया, ये किया वो किया, इसमें हाँ ना हमें जवाब देना होता है। तो वो पूरा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड रहता है उस बच्चे का। लिखो लिखो, सतत का तात्पर्य, सतत का तात्पर्य सतत का तात्पर्य वर्ष भर किए जाने वाले आकलन से होता है। सतत का तात्पर्य वर्ष भर किए जाने वाले आकलन से होता है, जबकि व्यापक का तात्पर्य, जबकि व्यापक का तात्पर्य
व्यापक का तात्पर्य बालक के सभी पक्षों, बालक के सभी पक्षों कोष्टक में लिखो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, करिकुलम एंड को करिकुलम, कोष्टक बंद कर दो। जबकि व्यापक का तात्पर्य बालक के सभी पक्षों के आकलन से होता है, सभी पक्षों के आकलन से होता है। ध्यान रह जाएगा। अब थोड़ी सी 2-3 बातें समझो। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि सीसी का राजस्थान में प्रारंभ, मैं सीसी केवल राजस्थान के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि राजस्थान के अकॉर्डिंग ही हमारे सिलेबस में और इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या सेंटर के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाता है। क्या बता सकते हैं राजस्थान में प्रारंभ कब हुआ सीसी का? 2010-11। एक बार देखना है ना, लिखना नहीं है। राजस्थान में प्रारंभ कब हुआ? 2010-11। 2010-11 में हमने अलवर और जयपुर जिले की दोनों जिलों में कुल 60 विद्यालय चूज किए थे। कितने? 60 विद्यालय। और इन 60 विद्यालयों में हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया था, मतलब परीक्षण के तौर पर चलाया था। जब ये सफल हुआ तो अगली साल हमने इसमें खूब सारी स्कूलों की संख्या बढ़ा दी, लगभग 3000 स्कूलें बढ़ाई थी। उससे जैसे जैसे सफल होता गया वैसे हम लोग बढ़ाते गए और अंत में जाके इसको संपूर्ण राजस्थान में हमने 2015-16 में लागू कर दिया। पूरे, आवाज थोड़ी बढ़ाना क्लास, पूरे राजस्थान में इसको 2015-16 में हमने लागू कर दिया था। देखो 2010-11 में इसको हमने शुरू कर दिया है। आपको ये पता है कि एक कार्यक्रम चल रहा है SIQE। इस SIQE के 2 पार्ट है, एक ABL और एक CC। SIQE कार्यक्रम कब आया? 2015-16 में। मैं ये कह सकता हूं कि CC SIQE का एक भाग है, कोई डाउट नहीं है ना इस बात में। CC SIQE का एक भाग है या CC SIQE के तहत चलने वाला एक कार्यक्रम है। अब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये कहूंगा कि इन दोनों में से पहले कौन आया? CC। पहले SIQE नहीं आया है, पहले कौन आया? CC। ये बाप है, ये बेटा है। बाप से पहले कौन आ गया? बेटा। हो सकता है कैसा? हो सकता है, तुम्हें पता नहीं, ऐसा हो सकता है। अरे अपने मान लो 2 परिवार है, दोनों परिवारों में आपस में अनबन हो गई। एक परिवार वाले के कोई टूणा है, टूणा समझते हो ना? अरे कोई कार्यक्रम है, कोई शादी ब्याह का, कोई किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम है, बाकी हम लोगों के बीच में अनबन है, लेकिन हम लोग आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आते जाते नहीं, आराम से आते जाते रहते हैं एक दूसरे के। लेकिन जैसे ही अगले के टूणा मंडता है मतलब कार्यक्रम होता है, उस दिन खिंच के बैठ जाते हैं, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अगले को पता लग जाता है कि अब की बार ताऊ जी आ नहीं रहे हैं, कोई ना कोई चक्कर है। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं। फिर अगले के जिस दिन कार्यक्रम होगा, मान लो अगले के बान बैठ रहा है, बान बैठना तो जानते हैं ना, पाठ बैठना। जिस दिन पाठ बैठ रहा है, सब के सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, महिलाओं ने मंगला गीत शुरू कर दिया है, बान बैठ रहा है, ढोल ढमाके बज रहे हैं, लेकिन ताऊ जी नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले खुद नहीं जाते हैं, पहले आपको याद हो तो अपने छोरे को भेजते हैं, छोरे को मतलब अपने को भेजते हैं। अपने पिताजी किसको भेजेंगे? अपने को भेजेंगे, और वो बोले बुला के ले आके आ। वो छोरा जाएगा और जाके कहेगा कि चलो, कहेगा ताऊ जी कहेंगे तेरे से क्या बात करूं, चल आ रहा हूं, उसको भेज देंगे। 1 घंटा हो गया फिर भी नहीं आए, अब खुद जाएंगे, अब खुद जाएंगे ना हम लोग, और खुद जाके उस कहेंगे कि भैया क्या हो गया, भाई साहब क्या हो गया, चलो ना। बोले नहीं चलना है। बोले क्यों? बोले याद है क्या 3 साल पहले तेरे छोरे ने मेरे छोरे को गाली दी थी। और तो क्या बहाने मिले,
यही बहाने होते हैं। वो कहे चलो कोई बात नहीं, मेरा छोरा तो गेला था, बोला था, उसकी ओर से मैं माफी चाहता हूँ, चलो। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तुम तो कल और दे देंगे गाली। बोले आगे वाली का तो क्या करें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब की बार छोरा गाली नहीं दे। ठीक है चलो, अब वो आएगा। आप सोच के देखो, पहले कौन आया? बेटा। उसके बाद कौन आया? बाप। समझ पा रहे हैं ना? अरे पहले बेटा आया, फिर कौन आया? बाप। इसका मतलब बाप से पहले बेटा आ सकता है। तो पहले हमने सीसी को भेजा। किसको भेजा? सीसी को भेजा कि तू जा और देख, यदि मामला सफल होता है तो पूरे कार्यक्रम का खर्चा करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे। यदि सफल नहीं होता है तो हम लोग पूरा कार्यक्रम नहीं चलाएंगे। इसका मतलब पहले धरातल पर उतारा गया सीसी को, और वो सीसी जब सफल हो गया तब हम लोग किसको लेकर आगे? पूरे कार्यक्रम SIQE को लेकर आगे। अब मैं कह सकता हूं कि SIQE CCE का परिणाम है। SIQE CCE का परिणाम है। वो अलग बात है कि CCE SIQE का एक भाग है, लेकिन परिणाम किसका है? ध्यान रह जाएगा। लिखो तो एक लाइन में हेडिंग लगा रखी है आपने, सीसी। प्रारंभ लिख लो। प्रारंभ 2010-11 में जयपुर एवं अलवर जिले के 60 विद्यालयों से जयपुर एवं अलवर जिले की 60 विद्यालयों से जयपुर एवं अलवर जिले की 60 विद्यालयों से। नीचे वाली लाइन में लिखो, संपूर्ण राजस्थान में 2015-16 से, संपूर्ण राजस्थान में 2015-16 से, संपूर्ण राजस्थान में 2015-16 से हो गया। फिर नीचे लिखो, लिखो यह SIQE का एक भाग है। यह SIQE का एक भाग है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेकिन SIQE को, लेकिन SIQE को CCE का परिणाम माना जाता है। SIQE को CCE का परिणाम या प्रतिफल, परिणाम माना जाता है। SIQE को CCE का प्रतिफल माना जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति है। ये स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति है। कैसी पद्धति है? स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति है। ये स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये दोहरी मूल्यांकन पद्धति है। ये दोहरी, ये दोहरी मूल्यांकन पद्धति है। ये दोहरी मूल्यांकन पद्धति, कोष्टक में लिख लो, निदानात्मक प्लस उपचारात्मक, निदानात्मक प्लस उपचारात्मक। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसमें प्रत्येक बालक का पोर्टफोलियो, इसमें प्रत्येक बालक का पोर्टफोलियो, कोष्टक में लिखना व्यक्तिगत फाइल, इसमें प्रत्येक बालक का पोर्टफोलियो
इसमें प्रत्येक बालक का पोर्टफोलियो कोष्टक में लिखना है व्यक्तिगत फाइल। पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। नेक्स्ट लिखो। इसमें बालक के प्रगति की तुलना, इसमें बालक के प्रगति की तुलना उसकी पिछली प्रगति से की जाती है, उसकी पिछली प्रगति से की जाती है। इसमें बालक की तुलना, बालक की प्रगति की तुलना उसकी पिछली प्रगति से की जाती है, न कि अन्य बालक से। न कि अन्य बालक से, न कि अन्य बालक से। हो गया। अब थोड़ा सा समझिएगा आप ना। हमने ये तो समझ लिया कि शुरू कब हुआ है, 2010-11 में, लेकिन पूरे राजस्थान में 2015-16 में। जब शुरू किया तो हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया। जयपुर जिले और अलवर जिले के कुल 60 स्कूलों में इसको परीक्षण के तौर पर चलाया। जब सफल हो गया तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते गए। ये एक स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति है। हालांकि मुझे ये लाइन लिखवाने की आवश्यकता नहीं थी। आपको ये तो पता है ना कि सीसी एक मूल्यांकन पद्धति है और जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, स्कूल में किया जाता है। लेकिन मैंने इसको इसलिए लिखवाया क्योंकि जब ये सीसी पद्धति शुरू हुई थी ना, तब एक बार करंट जीके में सवाल पूछा था, अपना नहीं, शिक्षा विभाग वालों को नहीं पूछा था। जैसे मान लो पटवारी का पेपर है, ग्राम सेवक का पेपर है, उनको पूछा जब ये पद्धति शुरू हुई, और सिर्फ इतना लिखा था कि सीसी क्या होता है। ऑप्शन ए, राजस्थान में प्राचीन काल में चलने वाली एक शायरी। ऑप्शन बी, राजस्थान के मारवाड़ में पाई जाने वाली एक घास की नस्ल। मतलब ऐसी ऐसी 4 ऑप्शन दिए थे उनको, तो लोगों को समझ में नहीं, क्योंकि सीसी नाम ही नहीं सुन रखा था उन्होंने, तो उनको लगा पता नहीं क्या है। और एक ऑप्शन में था ये एक स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति है। तो जिन्होंने नाम भी नहीं सुना था उनके लिए बहुत मुश्किल। अब अपने को तो ये पता लग गया कि ये स्कूल में चलने वाली एक मूल्यांकन की पद्धति है। अच्छा, ये दोहरी मूल्यांकन पद्धति है। दोहरी का मतलब क्या होता है? दोहरी का मतलब होता है, अच्छा, किसी समस्या का पता लगाना क्या कहलाता है? निदान। किसी समस्या का पता लगाना निदान कहलाता है। उस समस्या को दूर कर देना, ये तो समझते हैं ना हम लोग, एक निदानात्मक और एक उपचारात्मक। इसमें ये जो पद्धति है ना, मूल्यांकन की पद्धति, ये केवल ये पता नहीं लगाती है कि इस बालक ने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ लिया है। ये पता लगाती है कि बालक को कितना याद है, मतलब कितना पढ़ लिया है, और उसके बाद जितना नहीं याद है उसको ठीक भी करती है, उपचार भी करती है। इसका मतलब इस मूल्यांकन पद्धति में केवल आकलन नहीं किया जाता है, इसमें पढ़ाई करवाई जाती है। इस मूल्यांकन पद्धति में पहले बच्चे का आकलन इसलिए किया जाता है कि ताकि अपने को पता लग जाए कि इस बच्चे को कितने तक पहाड़े आ रहे हैं और कितने तक नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद जो नहीं आ रहे हैं ना, वो उस बालक को सिखाए जाते हैं। इसका मतलब इसमें निदान भी होता है और उपचार भी होता है। तो क्या हो गई है? दोहरी मूल्यांकन पद्धति। इसमें प्रत्येक बालक का पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। पोर्टफोलियो मतलब व्यक्तिगत फाइल। बच्चे की खुद की अपनी पर्सनल एक फाइल होती है। उसमें क्या दर्ज होता है? सारी एक्टिविटीज, बच्चे ने जो कुछ सीखा है ना, वो सारा एक्टिविटी उसमें दर्ज करता जाता है। अब आप सोच लो, रोजाना बच्चा स्कूल में आ रहा है, रोजाना जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी सीख रहा है, वो सारी चीजें उसमें दर्ज हो रही है। इसका मतलब उस फाइल में जो चित्र बना रहा है वो चित्र डाला जा रहा है, एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड की जा रही है। वर्ष के अंत में वो फाइल इतनी मोटी हो जाती है, एक बालक की फाइल इतनी बड़ी हो जाती है, और उस फाइल में वही तो चीजें हैं ना जो बालक ने सीखी है। अरे वही एक नहीं है। आपको पता है, सीसी के तहत किसी भी बालक को, क्लास 1 से 5 तक चल रहा है ये, किसी भी बालक को फेल नहीं किया जा सकता है। क्या सही बोल रहा हूं मैं? गलत बोल रहा हूं मैं? सीसी के तहत बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है, यह शुद्ध रूप से गलत है। बच्चा फेल नहीं होता है, किया जा सकता है। अपने बाप का राज है क्या जो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? मतलब हम कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इसमें बच्चा फेल नहीं होता है, इसमें बच्चा फेल नहीं होता है। क्योंकि सीसी पद्धति, देखो 2 चीज होती है, और मैं इसकी कई बार चर्चा भी कर चुका हूं आपके सामने, और नहीं तो आगे जब आपको अधिगम पढ़ाऊंगा तब चर्चा करूंगा तो वहां काम आएगी है।
मैंने दो शब्द बताए हैं आपको, एक अधिगम और एक निष्पादन। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। और निष्पादन को क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस। क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस। क्या दोनों अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। लर्निंग का मतलब तो होता है याद करना, और परफॉर्मेंस मतलब होता है याद की हुई चीज को प्रस्तुत करना। दोनों अलग हो गई है। लर्निंग का मतलब तो होता है याद करना, अधिगम यानी सीखना, और परफॉर्मेंस मतलब होता है याद की हुई चीज को प्रस्तुत करना, आपके सामने प्रस्तुत करना। जैसे मान लो एक बच्चे को मैंने कहा कि बेटा तुझे एक गीत याद करके आना है, तो उसने एक गीत याद कर लिया, घर गया पूरा रटा, उसको पूरा याद कर लिया। फिर मैंने कहा बेटा गीत याद कर लिया? बोले हाँ कर लिया। मैंने कहा अच्छा सुना? उसने कहा नहीं नहीं यहाँ शर्म आ रही है मुझे, नहीं सुनाऊंगा मैं। तो मैंने कहा नहीं, इसका मतलब तुझे गीत आता ही नहीं है। क्या सही बात है क्या मेरी? लर्निंग अलग मैटर है, परफॉर्मेंस अलग मैटर है। क्या एक बच्चे ने वो योग्यता हासिल कर ली है जो उस क्लास को पास करने के लिए चाहिए, और यदि उसने परीक्षा नहीं दी, उसने परीक्षा नहीं दी, तो क्या मैं ये कह दूंगा कि तेरे में वो योग्यता नहीं है कि तू क्लास को पास कर सकता है? एक 10वीं बोर्ड का बच्चा है, मान लो 10वीं क्लास का, उस बच्चे ने पूरे साल भर ढंग की मेहनत की है, और जिस दिन परीक्षा शुरू होनी थी उस दिन उस बच्चे को हमने ले जाके घर बिठा दिया। हमने कहा बेटा तुझे परीक्षा नहीं देनी है। क्या मैं ये कहूंगा कि वो बच्चा 10वीं पास लायक नहीं है? क्या वो बच्चा 10वीं के योग्य नहीं है? अरे योग्यता हासिल करना, लर्निंग करना अलग बात है, और उसका प्रदर्शन करना अलग बात है। जरूरी नहीं होता है, वर्तमान का जमाना ये कहता है कि आपको बच्चे को सिखाना है, प्रदर्शन नहीं करवाना है। जरूरी नहीं है कि उसका प्रदर्शन हो। अरे जरूरी होता है कि उसका प्रदर्शन हो। किसी भी चीज को सीखना अलग बात होती है और उसका प्रदर्शन अलग बात होती है। मैं आपको यह समझा रहा था, मैंने कहा अधिगम अलग होता है और निष्पादन अलग होता है। मुझे एक बात बताओ, बच्चे का पोर्टफोलियो है, बच्चे का क्या है? पोर्टफोलियो। उस पोर्टफोलियो को यदि आप लोग नजर दौड़ाएंगे तो उसमें बच्चे ने उतनी चीजें सीख ली होगी जितनी उस कक्षा स्तर की योग्यता के लिए चाहिए, उस कक्षा स्तर की दक्षता के लिए चाहिए, उतनी चीजें सीख ली। अब बच्चा, हमने मान लो बच्चे को फेल कर दिया, हमने कहा कि ये बच्चा फेल हो गया, तो सरकार हमसे वो पोर्टफोलियो मंगवाएगी। पोर्टफोलियो देखेगी तो बच्चा साल भर में इतनी चीजें सीख चुका है, उसको देखेगी इसका मतलब बच्चे ने वो दक्षता तो हासिल कर ली है, तो उसकी परीक्षा लेने की जरूरत क्या है? उसको सीधा आप अगली क्लास में प्रमोट कर दो। भाई बच्चे ने वो कैपेसिटी है, बच्चे में वो दक्षता है, बच्चे में वो कौशल है, वो योग्यता है, उसने सारी चीजें ग्रहण कर ली है। क्योंकि ये बात कहां से पता लग रही है हमने? अब वो अलग बात है कि पोर्टफोलियो ही हम बढ़ाए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बच्चे का पोर्टफोलियो तो बच्चे का ही माना जाएगा। तो पोर्टफोलियो उसको देखकर हम लोग उस बच्चे को क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं। मान लो हमने फेल कर दिया, सरकार ने वो पोर्टफोलियो मंगवाया, उस पोर्टफोलियो में इतनी सारी चीजें थी, सरकार ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? जब बच्चा इतना सीख चुका है तो क्या कहोगा फिर? दक्षता तो हासिल कर चुका है, अगली क्लास में भेज दो उसको। और मान लो उसके पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है, उसका पोर्टफोलियो खाली पड़ा है, नाम लिखा हुआ है गोलू कक्षा 4, ये लो, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो सरकार हमें नोटिस देगी, बोले तुम साल भर क्या कर रहे थे भाई, तुम्हारा काम क्या है? बच्चा एक दिन नहीं सीखेगा, 2 दिन नहीं सीखेगा, क्या पूरे साल भर ही नहीं सीखेगा क्या? इसका मतलब बच्चे को सिखाना अपनी जिम्मेदारी है। हमें तनख्वाह इस बात के लिए दी जा रही है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखता जाए। इस तरह से SIQE कार्यक्रम के तहत CC मूल्यांकन में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, ध्यान रह जाएगा। तो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है उस बच्चे का। फिर बच्चे की तुलना किससे की जाती है? पिछली प्रगति से। किससे की जाती है? कल बच्चे ने क्या सीख रखा था, क्या उससे आज सीख। जैसे एक बच्चा है उसने मान लो 3 तक की टेबल सीख रखी है, एक बच्चा है जिसने 13 तक की टेबल सीख रखी है। हमने इस बच्चे को आज 4 की टेबल सिखानी है और इस बच्चे को हमें 14 की टेबल सिखानी है। इस बच्चे को यह नहीं कहना है कि यह भी उतनी रोटी खाता है जितनी तू खाता है, यह भी इतनी रोटी खाएगा जितनी तू खा रहा है, यह भी उतना ही काम करता है जितना तू करता है, इसको भी मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना तेरे को पढ़ाता हूं। और फिर तू याद क्यों नहीं करता है? तेरे को टेबल 13 तक याद क्यों नहीं है? तू भी आज 14 की टेबल याद कर, 13 तक मुझे अभी के अभी सुना। तो वो कहता है कि नहीं आती है सर मुझे। तो बोले तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या?
और ऐसी हरकतें बच्चों के साथ सीसी कह रही है नहीं करनी है। बच्चे की तुलना कभी भी दूसरे बच्चे से नहीं करनी है। किससे करनी है? स्वयं की पिछली प्रगति से करती है। आज जो अपने एक बहुत सीरियस मैटर चल रहा है ना, कोटा में सुसाइड वाला, वो इस लाइन के अभाव में चल रहा है। हम बच्चे की प्रगति की तुलना किससे कर रहे हैं? दूसरे बच्चे से कर रहे हैं, अन्य बालक से कर रहे हैं, इसलिए ये मामला गड़बड़ हो रहा है। अपने आपको बताओ तो एक बच्चा साइंस बायोलॉजी का बच्चा है और उसने 12th क्लास में 95% अंक प्राप्त किए हैं। बताओ नीट करने जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चा? भाई नीट की तैयारी करेगा बच्चा, कोटा जाएगा, क्योंकि 95% बायोलॉजी में प्राप्त किए हैं। अब वो नीट करने जाएगा ना, उससे पहले वो तब सार्थक होगा ना जब ये बात घर में तय हो जाएगी ना उसके कि ये नीट करने जाएगा 95% आते ही, तो वो तब तक नीट करने का मजा नहीं आएगा जब तक उसकी मम्मा पूरे मोहल्ले में घूम घूम के ये नहीं कहते कि मेरा बच्चा नीट करने जा रहा है, कोटा जा रहा है। वो जैसे ही बात तय हुई ना, उसकी मम्मी निकलेगी पूरे मोहल्ले में और इधर से न उधर से न जो मिलेगी ना, भाभी जी न, काकी जी न, बढ़िया जी न, चाची न, ताई न, जो मिल रही है ना उसको कहेगी मेरा गोलू तो मैं जा रही हूँ। बोले भाभी जी रुको ना थोड़ा। बोले नहीं नहीं मुझे जाना पड़ेगा, मेरा गोलू नीट करने जा रहा है। बोले अच्छा नीट करने जा रहा है? नीट मतलब समझ रहे हो ना, नीट की तैयारी करने जा रहा है, गोलू नीट करने जा रहा है। उसके पापा ने कहा है हम तो कुछ भी करेंगे लेकिन बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, चाहे हम सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, पूरी सब जगह। अच्छा एक गोलू अपना भी होता है उस बीच, इस बीच वो गोलू आराम से सो रहा होता है और वो भी साइंस बायोलॉजी में होता है और उसके आते हैं 65। हमें लगता है कि यार वो तो डॉक्टर बन जाएगा और अपने वाला रह जाएगा। तो हम लोग घर में बैठ के फिर दोनों मम्मी पापा उस गोलू के फैसला लेते हैं कि हम क्या उस चुड़ैल से कम है क्या? हम अपने बच्चे को नहीं बेच सकते क्या? हमारे पास क्या पैसों की कमी है क्या? कमी है तो हम जमीन बेच देंगे, मकान बेच देंगे, लेकिन बच्चे को कहाँ भेजेंगे? कोटा भेजेंगे नीट करने। हमने उस गोलू के साथ अपने गोलू को भी नीट करने के लिए भेज दिया और उसको कह के भेजा है कि देख हमने जमीन गिरवी रख दी है, मकान गिरवी रख दिया है, हमें बर्बाद मत कर देना, पढ़ना बेटा ध्यान से। और उस गोलू से तो आगे निकलना ही है। अब जाके वहाँ महीने के महीने टेस्ट होते हैं, हर महीने टेस्ट होते हैं। टेस्ट होते हैं तो पहले ही टेस्ट में इस गोलू के आए 85% और अपने वाले के आए 75%। हमने अपने बच्चे का रिजल्ट नहीं देखा है, हमने उस बच्चे का रिजल्ट देखा है और हमने कहा उसकी कितनी रैंक आई? बोले उसकी इतनी आई। तेरी कितनी? इतनी। इतनी कैसे? इसका मतलब तू पढ़ नहीं रहा है, हमारे पैसों के मजे ले रहा है, तू पैसों को उड़ा रहा है। गोलू कह रहा है नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। मुझे बताओ इनमें ज्यादा मेहनत किसने की है? इसने की है ना। कितना ही कर लेगा नहीं ये, इससे आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसकी आईक्यू अलग है, इसकी आईक्यू अलग है। अरे मानसिक क्षमता भी तो कोई चीज होती है ना, आईक्यू भी तो बड़ी बात है ना। ये कितना ये कोशिश करेगा तो ये भी तो कोशिश करेगा ना, लास्ट में जाते जाते इससे आगे नहीं निकल पाएगा। हम हर टेस्ट में बच्चे को टॉर्चर करेंगे, हर टेस्ट में टॉर्चर करेंगे, लास्ट में बच्चे को यहाँ तक कह देंगे कि देख अगले महीने तेरा पेपर है और यदि तेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तू हमें मुंह मत दिखाना, और यदि दिखाए तो उससे पहले हमारे लिए जहर की पुड़िया भेज देना। हम बर्बाद हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है हमारा। बच्चा सुसाइड जल्दी से थोड़ी करता है। बच्चे के इस प्रकार के टॉर्चर क्यों? हमारी संकीर्ण मानसिकता है, हम सोचते ही नहीं है। हमें ये लगता है क्या फर्क पड़ता है, और पैदा कर लेंगे। हम पता नहीं किस सोच में चल रहे हैं। अच्छा संकीर्ण मानसिकता में जी रहे हैं हम लोग। हम कहते हैं कि तू अच्छा यदि बच्चा नीट नहीं करेगा तो क्या मर जाएगा क्या? क्या परिवार खत्म हो जाएगा क्या? लेकिन बोले नहीं तुझे करना है, जमीन बिक गई है, हम मकान बेच चुके हैं, हम लोग ये कर चुके हैं, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। अच्छा 12वीं क्लास पास किया हुआ बच्चा, अभी उसने दुनिया नहीं देखी है, अभी वो क्या समझे? ब्रॉड माइंड थोड़ी समझता है वो। उसको तो लगता है कि मेरे माँ बाप के साथ जो मैं कर रहा हूँ इससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे अच्छा तो मर जाऊं तो ठीक रहे। और फिर वो बच्चा पंखे से लटकता है, क्योंकि हमने उस बच्चे की तुलना किससे कर ली है? जबकि उस बच्चे की औकात थी 65 की, वो बच्चा 85 तक पहुंच रहा है। इसका मतलब अपनी औकात से ज्यादा कार्य कर रहा है। तब वो बच्चा स्ट्रेस में आता है, दबाव में आता है, और वो दबाव वो झेल नहीं पाता है। इसलिए बच्चे की तुलना स्कूल में किससे नहीं करनी है? अन्य बच्चे से। सामान्यतः गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कई आजकल नहीं हो रहा है, पहले के जमाने में जब हम पढ़ा करते थे, याद करके देखो, जो होशियार होता था ना उससे तुलना करते थे जो सबसे कमजोर होता था ना उसकी, और तुलना करके कहते थे कि तू तो रोटी तो 3 खाता है, ये तो 2 ही खाता है, तेरे से होशियार है,
पढ़ता ज्यादा है तो पढ़ता क्यों नहीं, रोटी खाने से पढ़ाई होती है क्या? कौन समझाए कि पढ़ाई तो किससे होगी, आईक्यू से होगी। खैर पिछली प्रगति से कर देनी है। हम लोग जो सीसी चला रहे हैं ना राजस्थान में, इस सीसी मूल्यांकन को हम लोग एक शैक्षणिक सत्र को, एक वर्ष को 3 भागों में बांटकर आकलन कर रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में। अरे एक शैक्षणिक जो सत्र होता है ना, वर्ष जो होता है, उसको कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 टर्म में बांट रहे हैं। टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड और टर्म थर्ड। देखो आपकी मैं जानकारी के लिए बताता हूं, जब यह कार्यक्रम चला था तो हमने 2019-20 तक इस कार्यक्रम को 4 भागों में बांटकर चलाया था। हमारे यहाँ 4 टर्म हुआ करते थे, सवा 2 महीने के, जिसमें प्रत्येक टर्म में हम लोग 2 एफए लिया करते थे और 1 एसए लिया करते थे। लेकिन 2019-20 के सेशन में हमने राजस्थान में बदलाव किया और बदलाव करके 3 टर्म में बांट दिया है। और 3 टर्म की यदि मैं कहानी बताऊं तो इस पहले टर्म में हम लोग बच्चों को 45% सिलेबस कवर करवा देते हैं। 1 से 5 तक बच्चे का जो सिलेबस है ना, उसका 45% सिलेबस पहले टर्म में करवा देते हैं। दूसरे टर्म में 40% सिलेबस करवा देते हैं और तीसरे टर्म में बचा हुआ 15%, क्योंकि इनको बार बार वापस रिवाइज भी तो करना होता है ना, इसलिए पहले 45%, फिर 40% और फिर 15%। अच्छा, यहां पर इस टर्म में बच्चे के एफए होते हैं। क्या होते हैं? मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट। और यहां भी क्या होते हैं? एफए। और यहां भी क्या होते हैं? लेकिन कितने होंगे ये तय नहीं है, कितने किए जाएंगे ये तय नहीं है। लेकिन ये तय है कि यहां पर बच्चे के एसए होते हैं, वो 1 होता है, ये तय है। यहां पर भी बच्चे का 1 एसए होता है और यहां पर भी बच्चे का 1 एसए होता है। कुल मिला के हम लोग राजस्थान में सीसी पद्धति के सीसी मूल्यांकन को 3 टर्म में बांटकर चला रहे हैं। प्रत्येक टर्म में कुछ एफए और 1 एसए का आयोजन किया जाता है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट का आयोजन किया जाता है। समझ गए क्या? मैं तो सिर्फ राजस्थान की बता रहा हूं आपको। क्या आप मुझे कोई बता सकते हैं कि केंद्र में सीसी चल रहा है, सेंटर में सीसी 9-10 के लिए भी चल रहा है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं क्या केंद्र में सीसी कितने भागों में बांटकर चलाया जाता है? एक सत्र को, एक सेशन को 2 भागों में बांटकर चलाया जाता है, 2, जिसमें प्रत्येक भाग में 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं और 1 सबमेटिव असेसमेंट होता है। इसका मतलब कुल होते हैं 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट और 2 होते हैं सबमेटिव। वो सेंटर की कहानी है, वो अपनी कहानी नहीं है। क्या कह रही है भाई? ये अन्नू क्या कह रही है? दुबली पतली सी लड़की हूं और क्या करें? खड़की बोरी भेजें क्या? हाँ, देखो इधर देखो, अपने तो हम लोग एक राजस्थान में एक शैक्षणिक सत्र को कितने भागों में बांटकर चला रहे हैं? 3 भागों में बांटकर चला रहे हैं। बीकानेर चूरू की सीमा पर है नागौर से 65 किलोमीटर की दूर कातर छोटी सी जसरा सरपास विधासर तहसील में, और यहाँ नौका 52 किलोमीटर की तरफ कल भी और आज भी बहुत जोर जोर से 2 बार धमाके हुए हैं। एक तो आज अभी 8:55 AM पर हुआ है। आपको इसकी जानकारी हो तो बताना। हमारे कोई नहीं, ऐसे ही हुए हैं धमाके, फटाके छोड़े हैं। लोगों की शादी हो रही है, लोगों की शादी हो रही है इसलिए फटाके छोड़ रहे हैं। अपने सर लैपटॉप खिड़की दरवाजे में बहुत तेज कंपन हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है ना जब तक। हाँ मौर्य बोले देखो जिंदा हो तो पढ़ना पड़ेगा, ये मान के चलो। तो यदि जिंदा बच गए ना तो पढ़ना पड़ेगा, और मरमरा गए तो वाह बात खत्म। हाँ, कितने भागों में बांटकर चलाया जाता है? 3 भागों में। पहले टर्म में 45% सिलेबस, दूसरे में, तीसरे में 15% सिलेबस। अच्छा बताओ एफए और कितने होते हैं? एसए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। सेंटर वाला भी समझते हैं आप लोग? सेंटर में कितने भागों में बांटकर चलाया जा रहा है? 2 भागों में बांटकर चलाया जा रहा है। एक लाइन लिखो देखिए अलग से, सीसी में लिखना है, लाइन बदल के अगली लाइन में लिखो। लिखो राजस्थान में
राजस्थान में सीसी मूल्यांकन को, राजस्थान में सीसी मूल्यांकन को सीसी मूल्यांकन को 3 भागों में बांटकर चलाया जाता है। 3 भागों में बांटकर चलाया जाता है। किसको बांटा जाता है? एक शैक्षणिक सत्र को 3 भागों में, समझ गए ना? कोष्टक में लिख लो एक शैक्षणिक सत्र, कोष्टक में सिर्फ इतना सा नाम लिख लो, शैक्षणिक सत्र, ताकि समझ में रहेगा कि एक एजुकेशनल ईयर को 3 भागों में बांटा जाता है। और ऐसे डिवाइडेशन कर लो, जैसे मैंने लिखा है ना वैसे लिख दो। ये सिलेबस है ना, हो गया क्या? कितने भागों में बांटकर चलाना है? 3 भागों में। हो गया। अब नीचे इनकी फुल फॉर्म भी लिखनी है भैया ना, ये लिख लिया हो तो ये क्या बता सकते हैं? एफ ए मतलब क्या होता है? लिख लो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ देखें। रचनात्मक आकलन। ठीक है। अच्छा, क्या होता है ये? असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी आप तो ऐसे कैसे लिख लो इसको, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। एक आपका होता है ऐसे, यानी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, योगात्मक आकलन। और ये क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन।
है सीखने का आकलन। लिख दिया हो तो एक सवाल पूछूंगा आपसे। लिख दिया क्या? क्या कोई मुझे बता सकता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट में कोई अंतर होता है क्या? इसका मतलब पढ़ लिया ना आपने? कहाँ पढ़ा? प्री में? कहाँ पढ़ा था? हैं? शिक्षण विधियों में? टॉपिक जोड़ा गया था वो यार, वो तो यहीं से पढ़ा था आपने, उत्कर्ष से ही है? नहीं, बुक से ऐसे ही पढ़ा था ना। चलो एक सवाल पूछ लो, तो पढ़ तो लिया ही है आपने। हाँ, मुझे ये बताना है उदाहरण कि कौन सी परीक्षा के तहत गिनी जाएगी। स्कूल में चलने वाला पहला टेस्ट कौन सा होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। कितने लोग मानते हैं इसको कि ये सबमेटिव असेसमेंट होता है? ऐसे होता है, बाकी लोग सब फॉर्मेटिव असेसमेंट मानते हैं। अच्छा, दूसरा टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट, वेरी गुड। तीसरा टेस्ट सबमेटिव असेसमेंट। ऐसा क्या अंतर आ जाता है दूसरे और तीसरे में? अर्धवार्षिक हो जाती है। अच्छा, हाफ ईयरली किस में आती है? ऐसे सबमेटिव या फॉर्मेटिव? सबमेटिव, बहुत बढ़िया। और ईयरली एग्जाम? आपके अनुसार केवल पहला और दूसरा टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट है, हैं? हाफ ईयरली के बाद जो भी होते हैं। ये कहां से पता लगा आपको? तो इसका क्या सोर्स है आपके पास? ये आपको कहां से पता लग गया ऐसा कि हाफ ईयरली से पहले वाले इसमें होते हैं ना, हाफ ईयरली के बाद वाले इसमें होते हैं? जो जो मूल्यांकन करता है, हाँ हाँ, साथ में सबका तो केवल ईयरली एग्जाम होता है फिर तो। हाफ ईयरली भी पूरा थोड़ी होता है, 60% का ही होता है। फर्स्ट और सेकंड तो होते हैं 20% के, 10% के। ईयरली और हाफ ईयरली तो सबमेटिव में है, बाकी कौन से में है? फॉर्मेटिव में। मतलब एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलनी पड़ रही है, तुक्के पे तुक्के लगाए जा रहे हैं। इसका आधार क्या है? किस आधार पर बता रहे हैं आप लोग? नहीं, ईश्वर सर ऐसा बता ही नहीं सकते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हो आप कि ईश्वर सर ने आपको ऐसा बताया है? नहीं बताया, नहीं बता सकते हैं ऐसा, क्योंकि ईश्वर सर ने तो मुझे बताया, मैं भी उसी तरीके से बताता हूं, तो वो कैसे बता सकते हैं आपको? नहीं नहीं, गलत बात। सर आप ऑनलाइन वाला सुनता हूँ, देखो बहुत करते हैं सर। ऐसे में होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा, सब ऐसे में होगा। सबमेटिव असेसमेंट, सब पास। सीसी के आधार, हाफ ईयरली और ईयरली ऐसे में होगा, और बाकी एफ में, क्योंकि शिक्षक शिक्षण सत्र में होता है और ऐसे अंत में होता है। बहुत बढ़िया। बच्चे के कितने कर सकते हैं और हाफ ईयरली में कितने कर सकते हैं? हाफ ईयरली क्या होता है? अब सुनो ध्यान से, छोड़ो एफ ईयर, ऐसे तो ऐसे ही चलते रहेंगे जीवन में।
जीवन में ऐसे ही चलेंगे। ध्यान से सुनो। एक दिन मैं आपके घर आता हूं। किसके घर? आपके घर। एक दिन मैं आपके घर आता हूं। आपके घर के मैं नज़दीक आया तब मैंने आपको फ़ोन किया। मुझे याद आया, अरे यार वो स्टूडेंट है ना जो पहले पढ़ता था गीता भवन में, उसके बाद वो नौकरी लग गया, मास्टर बन गया, उसके घर के हम नज़दीक आए हुए, इसलिए उसके घर चल के आते हैं। तो मेरे साथ 2-4 लोग और आ गए, 2-4 लोग और थे मेरे साथ, हम घूमने निकले हुए थे। आप अपने स्कूल के पास में आपकी पोस्टिंग थी, वहाँ आपने रूम वूम ले रखा था, वहाँ आप रुके हुए थे। तो मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने कहा क्यों नहीं सर, आओ ना, बिल्कुल आओ। फिर हम गए तो बोलो सर अब चाय लेंगे कॉफ़ी लेंगे, पहले तो ये बताओ, खाना तो बाद में है लेकिन पहले चाय या कॉफ़ी में से बताओ। तो हमने कहा यार देख कॉफ़ी वॉफ़ी में तो कोई नहीं है, जो चाय का मज़ा है ना। आवाज़ नहीं आ रही है? मैंने कहा जो अभी चाय नहीं पी है ना, अभी पीते ही देखना आप। हाँ थोड़ी बढ़ाते यार। हाँ तो मैंने कहा यार कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं यार, अपने चाय बना ला अच्छी सी, क्योंकि जोधपुर में चाय बहुत गजब मिलती है और वहाँ की चाय की आदत लगी है और उसके बाद वो चाय मिलती नहीं है। तो आपने कहा ठीक है मैं बनाता हूँ, आप बैठिए 2 मिनट। अब आपने चाय बनाना शुरू किया। चाय बनाना शुरू किया, चाय में आपने वो जो जैसे पानी गर्म किया, उसमें चाय पत्ती डाली, उसमें चीनी, अदरकन, काली मिर्चन, हरी मिर्चन जो डालनी थी ना, वो आपने सारी डाल दी। मतलब जो जो आइटम उसमें चाहिए था वो आइटम आपने डाल दिया। और डाल के उसके बाद में वो जैसे धीरे धीरे मंद मंद आंच पर, हल्की हल्की आंच पर, मतलब समझते हैं ना, ईंधन पर आपने उसको पकाना शुरू किया। वो पकना शुरू हुआ। आपने एक लिया चमचा, उनकी तो कोई कमी नहीं होती है, चारों ओर किचन में कहीं देखोगे मिल जाएगा। और उस चमचे को लेके उसमें घोटने लगे, क्योंकि सीखे हुए थे आप चाय अच्छी बनाना। मैंने कहा देख चाय गजब की होनी चाहिए। आपने उसको घोटना शुरू किया, 4-5 मिनट तक उसको घोटा, उसमें क्या गजब की खुशबू आ रही थी। फिर आपने सोचा क्या पता कोई कमी नहीं रह जाए। अब कौन प्लेट लें, कौन कप ले, उसमें टेस्ट करें, सीधा ही अपने तो एक चम्मच लिया, वो चम्मच से जिसे घोट रहे थे उसे एक बूंद यहाँ लिया, टेस्ट कर लिया। फिर आपको लगा यार थोड़ी अदरक की कमी है। आपने और थोड़ी अदरक ली, कूटा, अंदर डाला और घोटना शुरू कर दिया। अब की बार 2-3 मिनट तक घोटने के बाद आपने सोचा एक बार और देख लेता हूँ यार, टेस्ट कर लेता हूँ। आपने 2 बूंद फिर निकाली, फिर टेस्ट किया, आपको लगा यार थोड़ी कड़क कम है यार। आपने 1 चम्मच चाय पत्ती और डाली और फिर घोटना शुरू कर दिया। उसके बाद आप 5-7 मिनट तक घोटने के बाद आपको फिर लगा टेस्ट तो कर लेनी चाहिए। फिर टेस्ट लगा थोड़ी मीठी भी कम लग रही है, आपने उसमें थोड़ी चीनी और डाल दी, फिर घोट रहे हैं। अब 5-7 मिनट तक घोटने के बाद आपने कप लिए, उन कप में उसको छाना, ट्रे में पकड़े और हमारे समक्ष ले आए। आप भी 1 कप ले रहे हैं, हम भी सब 1-1 कप ले रहे हैं। और हमने कप को लेते हुए पहला घूंट भरते हुए हमने कहा यार क्या चाय बनाई है, क्या चाय बनाई है, क्या जबरदस्त चाय है। मुझे एक बात बताओ, मैंने दोनों प्रकार के आकलन कर लिए हैं। इसमें जब आप लोग चाय बना रहे थे और कि चाय कैसी बनी है, कमी तो नहीं रह रही है, उसको देखने के लिए जो आकलन कर रहे थे ना आप हाथ पर निकाल के, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट था, वो सीखने के लिए आकलन था। और अब जो लास्ट में कप लेकर आए हैं ना, जिसमें हमने कप पकड़ कर हमने आकलन किया है कि चाय अच्छी बनी है, ये सबमेटिव असेसमेंट है। अब आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, फॉर्मेटिव असेसमेंट वह होता है जिसके प्राप्तांक उस बालक के अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाते हैं। जिसके प्राप्तांक बालक के अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाते हैं। आप सोच के देखो, आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट किया था, क्या अंतिम परिणाम था? क्या लास्ट में चाय का घूंट लेते आपने ये कहा था कि यार पहले तो अच्छी नहीं बनी थी अब अच्छी बनी है? इसका मतलब है अंतिम परिणाम में उसका कोई लेना देना नहीं है। हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए किया है ताकि बालक की कमी कहाँ है उसको ढूंढ लें और उसमें क्या कर दें, सुधार कर दें। और सबमेटिव असेसमेंट वो होता है जिसके प्राप्तांक बालक के अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं, जिसके प्राप्तांक बालक के अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं। मुझे बताओ, पहले टेस्ट के प्राप्तांक अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं क्या? जोड़े जाते हैं। अरे पहला टेस्ट 1 यूनिट का हुआ, 10 में से आपके 3 नंबर आ गए, कितना ही प्रयास कर लोगे ना, कितना ही, तो वो लास्ट तक वो 3 नंबर ही रहेंगे।
चाहे इस पहले पार्ट को आपने कितना ही अच्छा तैयार कर लिया हो, क्या उन नंबरों में बदलाव हो सकता है क्या? इसका मतलब पहला टेस्ट कौन सा असेसमेंट था? सबमेटिव असेसमेंट। वो अलग बात है कि सिलेबस कम था, लेकिन असेसमेंट कौन सा था? सबमेटिव। क्या परिवर्तन किया जा सकता है क्या? अरे बच्चे में जिस ऐसा आकलन जिसके आधार पर बच्चे में परिवर्तन किया जाए, वह परिवर्तन करने के लिए हम लोग आकलन करते हैं, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और जिसके द्वारा परिवर्तन नहीं हो, हमने ये जांच करना है कि बच्चे ने क्या सीखा है, सीखने का आकलन, तो कौन सा होता है वो? सबमेटिव असेसमेंट। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, हाफ ईयरली और ईयरली, सभी के सभी सबमेटिव असेसमेंट होते हैं। सीखने का आकलन होता है, सबका परिणाम अंतिम परिणाम में जोड़ा जाता है। और जो क्लास टेस्ट लिए जाते हैं ना, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। क्लास टेस्ट हम लोग बच्चे का इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि अदरक की कमी है, चाय की कमी है, चीनी की कमी है, और तुरंत प्रभाव से उसमें हम क्या कर सकें? बदलाव ला सकें। समझ गए क्या मेरी बात? हमें दो प्रकार के आकलन करने होते हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक सबमेटिव असेसमेंट। मुझे बताओ इसमें से महत्वपूर्ण कौन सा होता है? हैं? फॉर्मेटिव या सबमेटिव? कितने मान रहे हैं कि फॉर्मेटिव महत्वपूर्ण होता है? कितने मान रहे हैं कि सबमेटिव महत्वपूर्ण होता है? नहीं होता है सबमेटिव। सबमेटिव असेसमेंट एक निष्पादन है। क्या है? निष्पादन। मतलब ये सीखे हुए ज्ञान का प्रस्तुत करना। क्या बच्चे ने पेपर नहीं देगा तो वो सीखेगा नहीं? क्या सीख तो रखा ही है ना उस बच्चे ने। अच्छा, नई शिक्षा नीति कहती है, ये जो अभी आई है ना नई शिक्षा नीति, NEP 2020 हमें समझाती है कि आप विकसित राष्ट्रों की ओर चलिए, जैसे वो एजुकेशन दे रहे हैं ना वैसे। और विकसित राष्ट्रों की ओर एजुकेशन देंगे तो आप असेसमेंट खत्म कर दीजिए बच्चों का। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं जो शिक्षा के मामले में बहुत आगे हैं, उनमें कक्षा 8वीं तक, प्रारंभिक शिक्षा तक कोई बच्चों का असेसमेंट नहीं होता है। असेसमेंट मतलब आकलन। अरे आकलन कौन सा नहीं होता है? सबमेटिव आकलन नहीं होता है, उनका केवल फॉर्मेटिव आकलन होता है। केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, सबमेटिव असेसमेंट होता ही जरूरत ही नहीं है। बच्चे को क्यों परीक्षा देके बच्चे के सामने लाना कि तू फेल हो गया, तू पास हो गया, तेरे इतने नंबर आ गए, तेरा ये ग्रेड आया, क्या लाना ही क्यों? मतलब ही क्या? आप लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट करते रहो हर समय समय पर, आपको पता लगता रहेगा बच्चे में कमी कहाँ है, उस कमी को सुधारते जाओ। तो पूरे वर्ष भर में आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के आधार पर उस बच्चे में पूरा का पूरा क्या कर दोगे? परिवर्तन कर दोगे। इसलिए सरकार ये कह रही है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ही चलना चाहिए, सबमेटिव असेसमेंट क्या कर दिया जाना चाहिए? खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति उल्टी चल रही थी अब तक हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हम किसका ध्यान दे रहे थे? सबमेटिव। बस बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं उसमें नहीं, बच्चे ने सीखा क्या है उस पर ध्यान देना है। बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं वो बात की बात है। हो सकता है बच्चा परीक्षा देने में घबराता हो सकता है बच्चा आपको बताने में घबराता हो, उसने सीख तो रखा है ना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही अपनाया जाना चाहिए, ध्यान रह जाएगा। अब आगे लिखना विखना कुछ नहीं है इसमें, आप समझ जाएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है और सबमेटिव असेसमेंट। ये एक असेसमेंट फॉर लर्निंग है और एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ इतना ही सीखना है आपको। मास्टर बनने के बाद जब आप आगे आओगे ना, जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उस समय आपको एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। किसकी दी जाएगी? स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल में जो असेसमेंट चलते हैं ना आकलन, वो क्या होते हैं, कैसे आपको आकलन करना है, इसके लिए वहां पर कई मेरे जैसे लोग आपको मिलके ये बताएंगे कि SBA क्या होता है। तो जो ट्रेनिंग देंगे ना उसमें आपको ये बता देंगे हम लोग कि असेसमेंट फॉर लर्निंग भी होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी होता है, असेसमेंट एज लर्निंग भी होता है, असेसमेंट इन लर्निंग भी होता है। जितने प्रीपोजिशन होते हैं ना सारे असेसमेंट होते हैं। मतलब हर तरीके से असेसमेंट किया जा सकता है। अपने यहाँ दो ही ध्यान रखना है, क्योंकि अपनी CC पद्धति में दो ही प्रकार के आकलन है, एक कौन सा है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक कौन सा है सबमेटिव असेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़िए। एक आकलन और होता है इसमें, असेसमेंट एज लर्निंग नहीं, इस पर तो पहुंचे नहीं है हम लोग, होता होगा लेकिन हम लोग जानते नहीं है। अभी हमारी शिक्षा पद्धति इतनी सुदृढ़ नहीं हुई है मूल्यांकन के मामले में कि हम लोग बहुत कुछ जान रहे हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति में हाँ, पाठ्यक्रम के मामले में हम बहुत सुदृढ़ हो गए हैं, NCERT पाठ्यक्रम के मामले में बहुत आगे हैं, लेकिन मूल्यांकन के मामले में हम बहुत पीछे हैं। इसलिए हमें थोड़े दिनों पहले एक संस्थान बनाना पड़ा है भारतीय स्तर पर जिसका नाम है परख, ताकि मूल्यांकन की दशा और दिशा सुधारी जा सके। खैर, एक असेसमेंट होता है जिसका नाम होता है BLA। क्या होता है?
BLO नहीं, BLA, बेस लाइन असेसमेंट, मतलब आधार रेखा आकलन। आधार रेखा आकलन क्या होता है ये बेस लाइन असेसमेंट? बेस लाइन असेसमेंट, बेस तो जानते हो क्या? वो जो महिलाओं को आपस में वस्त्र भेंट किए जाते हैं उसको बेस कहते हैं। तो हैं नींव। देखो अब ध्यान से समझना, आपको जो क्लास 1 से 5 तक जाके पढ़ाओगे और सभी पढ़ाओगे, सभी पढ़ाओगे, ये इसका मतलब ये नहीं आप 6 से 8 के टीचर बन रहे हो तो 1 से 5 वालों को नहीं पढ़ाओगे। पढ़ाना है, पढ़ाना मतलब पढ़ाना है, मतलब मन की मर्जी से नहीं, पढ़ाना पड़ेगा। मन की मर्जी नहीं है, जो टाइम टेबल होगा ना उस टाइम टेबल के अनुसार चलना पड़ेगा। देखो आधार रेखा आकलन, आधार रेखा आकलन एक तो ध्यान रखना है वर्ष के प्रारंभ में होता है। कब होता है? वर्ष प्रारंभ मतलब सत्र के प्रारंभ में, जनवरी में नहीं होता है, जुलाई में। शैक्षणिक सत्र जुलाई से जून चलता है ना, जुलाई में होता है, वर्ष के प्रारंभ में होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये शिक्षण के दौरान होता है। किसके दौरान होता है? शिक्षण के दौरान, मतलब आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, पढ़ाते पढ़ाते आपको करना है। और किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा। मैं सीधा सीधा कहूंगा कि ये प्रथम सप्ताह में होता है। कब होता है? प्रथम सप्ताह में। और इसमें क्या आकलित किया जाता है कि बालक ने पिछली क्लास में क्या सीखा है, पिछली क्लास तक बालक ने क्या सीख रखा है। भाई जैसे ही नया सेशन शुरू है मतलब बालक नई क्लास में आया, बालक पहले 4th क्लास में था, 5वीं में आया। अब आप 5वीं में आते ही बालक का पहले 7 दिन तक बालक को पढ़ाते जाओगे, उसे बातें करते जाओगे, इंटरेक्शन करते जाओगे और आकलन करते जाओगे कि क्या बच्चा 4th क्लास तक के लेवल का सीख के आया है या नहीं आया है। यही तो बात पता करोगे ना आप लोग, क्या वो बच्चे में ये, या फिर ये पता करोगे कि इसने 5वीं क्लास का पाठ्यक्रम आता है कि नहीं आता है। अभी तो उसने 5वीं क्लास में सीखा ही क्या है, अभी तो आया ही है वो 5वीं क्लास में, तो पिछली कक्षा तक का आकलन होता है इसमें। अच्छा हम क्या करते हैं कि इस आकलन द्वारा हमें क्या करना है, ध्यान रखना है वहां, हमें क्या करना है, इस आकलन द्वारा बच्चों के 2 ग्रुप बनाने हैं एक क्लास के, समूह 1 और समूह 2, या A और B कह सकते हैं, क और ख कह सकते हैं। आपको 2 ग्रुप बनाने हैं। पहले ग्रुप में आपको उन बच्चों के नाम लिखने हैं, पहले ग्रुप में आपको उन बच्चों को सम्मिलित करना है जो बालक कक्षा स्तर की दक्षता रखते हैं, और दूसरे ग्रुप में उन बच्चों का नाम लिखना है जो कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं, न्यून दक्षता रखते हैं। क्या इन दोनों बातों को समझ गए क्या आप लोग? कई बार हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते अपने को ये लगता है कि यार इस बच्चे को समझ में ही नहीं है, समझ में ही नहीं है। 2 बार बता दिया, 4 बार बता दिया, 5 बार बता दिया, फिर हमें एक प्रकार से खींच उत्पन्न होती है। हम कहते हैं कि तेरे को किसने बिठा दिया रे 5वीं क्लास में, तू 3री क्लास में बैठने लायक है, कहते हैं ना। इसका मतलब वो बच्चा B ग्रुप का है, जो बच्चा कक्षा स्तर से नीचे की दक्षता रखता है। बेटा तो 5वीं क्लास में है लेकिन उसकी दक्षता कितनी है? 3री क्लास के लेवल की है। जो बच्चा अपनी कक्षा के लेवल का है, जैसे मान लो आप 5वीं क्लास का बेसलाइन असेसमेंट कर रहे हैं, तो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ने लायक है या 5वीं से ऊपर भी। कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना जो ऊपर वाली दक्षता भी रखते हैं, 5वीं से ऊपर की भी यदि वो दक्षता रखता है तो उन बच्चों को तो हम लोग सम्मिलित कर लेंगे किसमें? 1 में। लेकिन जो बच्चा अपनी कक्षा से नीचे कक्षा स्तर की दक्षता रखता है उनको किसमें सम्मिलित करेंगे? केवल इतना ही नहीं करना है, या उन बच्चों के प्रत्येक बच्चे के सामने इसमें लिखना हो रहा है कि कौन से क्लास की दक्षता रखता है। जैसे मान लो हो सकता है एक बच्चा ऐसा हो जो है तो 5वीं क्लास में और कौन सी क्लास की दक्षता रख रहा है? 4th क्लास की। एक बच्चा ऐसा हो जो 3री क्लास की दक्षता रख रहा है, एक 2री की और एक 1ली की। ऐसे भी तो बच्चे हो सकते हैं कि है तो 5वीं क्लास में, बच्चा है 1ली क्लास की दक्षता रख रहा है। बांट लिया ना आपने, डिवाइडेशन, ये जो डिवाइडेशन है ये डिवाइडेशन ढंग से कर लोगे ना आप। अच्छा ऐसा डिवाइडेशन करने के बाद और बच्चों को नहीं बता देना है कि खड़ा जा 1ली क्लास में जा, बक
5वीं क्लास में से उठा उठा के, जा तू तीसरी में जा, जा तू दूसरी में जा, तुम इधर आ जाओ रे, तुम इधर हो, ग्रुप ए वाले। बच्चों को नहीं बता देना है, बच्चों को यह पता नहीं लगना चाहिए कि हमारा आकलन चल रहा है, आकलन हो गया है, हमारी औकात को शिक्षक ने माप लिया है। बच्चे को उसकी हैसियत नहीं बतानी है पढ़ने की, कि तू बच्चा बेटा तो तुझे बैठाया गया है 5वीं में, बाकी तू है तो पहली क्लास का। बच्चे को बिल्कुल पता ही नहीं होना चाहिए इस मामले में, आपको ही शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा किया जाता है। अब आपको उन बच्चों को अलग अलग बिठाना भी नहीं है, उसी कक्षा में जैसे बैठे हैं वैसे ही रखना है, लेकिन उन बच्चों पर विशेष ध्यान देना है जो बच्चे कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं। और हर एक टर्म में, एक टर्म लगभग 3, 3.5, 4 महीने का होता है कि नहीं होता है? अरे 3 भागों में बांटकर चलाते हैं ना हम लोग। आपको कोशिश ये करनी है कि एक टर्म में उस बच्चे पर आपने ध्यान दिया, ताकि वो बच्चा अपनी कक्षा स्तर की दक्षता एक अपग्रेड कर ले। मतलब जो बच्चा 5वीं क्लास में था, बच्चा पहली क्लास की दक्षता रख रहा था, आपने उसको 3 महीने में ऐसा पढ़ाना है कि वो बच्चा दूसरी क्लास के लेवल तक आ जाए। बच्चा कौन सी लेवल तक आ जाए? दूसरी क्लास तक। फिर हर टर्म के अंत में इन बच्चों का, ये जो बच्चे हैं ना, इन बच्चों का, इनका नहीं है, जैसे ही नया टर्म शुरू होगा ना, इन बच्चों का BLA दोबारा करना है, बेसलाइन असेसमेंट, ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाँ ये बच्चे अपनी अपग्रेड किए कि नहीं किए। फिर एक टर्म में और कोशिश करनी है कि बच्चा और आगे बढ़ जाए। फिर एक एक टर्म में करते 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 बच्चे को कहाँ तक लेकर आना है? कक्षा स्तर तक लाने का प्रयास करना है। ध्यान रह जाएगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप एक टर्म में बच्चे को यहाँ से सीधे यहाँ ले जाओ तो विभाग ढूंढेगा आपको कि 3 महीने में ऐसा कौन है जो बच्चे को क्लास 1, 2, 3, 4 पूरा सिखा के कहाँ छोड़ दिया है 5वीं में। यदि आपके पास वो बच्चा 6 महीने और रह जाए तो उसको 12वीं की सर्टिफिकेट दे सकते हो आप। इस तरह से यदि दक्षता आपने पास करवाई तो, समझ रहे? एक टर्म में एक एक आपको ऊपर चलना है। क्लियर है बात? देखो फिर सोच लो, एक सवाल पूछने वाला हूं, तैयार है? वेरी गुड। पहले नहीं फेंकना है ना, समाज सेवा करनी है। राजस्थान में CCE के तहत बेस लाइन असेसमेंट, सवाल बता रहा हूं, ये ऑप्शन है। राजस्थान में CCE के तहत बेस लाइन असेसमेंट में या बेस लाइन असेसमेंट कौन सी कक्षा से शुरू किया जाता है? फेंकना नहीं है। कौन सी कक्षा से शुरू किया जाता है? क्लास 5 से, क्लास 3 से, क्लास 2 से, क्लास 1 से? नहीं फेंकना है। देखो नहीं रुका जा रहा है, नहीं रुका जा रहा है, मतलब कंट्रोल ही नहीं है। ऑप्शन ए जो ये मान रहे हैं कि क्लास 5 से शुरू किया जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी जो ये मान रहे हैं क्लास 3 से शुरू होता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मैंने ये बताया था कि पिछली कक्षा में बालक ने क्या सीखा है, इस बात का आकलन किया जाना है। जो बच्चा पहली क्लास में एडमिशन ले रहा है ना आज के दिन आपके पास, वो बच्चा पिछली क्लास में घर में कार्यक्रम आयोजित करना सीख रहा था। क्या आकलन करोगे उस बच्चे का? आंगनबाड़ी वालों की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बच्चा जो एडमिशन क्लास 1 में ले रहा है ना, सीधा उसकी बात कर रहा हूं। आपको सवाल ऐसे नहीं पूछेगा तो आंगनबाड़ी उसमें लिख के देगा कि जिस बच्चे ने सीधे क्लास 1 में प्रवेश लिया है उस बच्चे के लिए। ध्यान रखना, पहली क्लास में नहीं। हाँ क्या? जोर से बोल। हैं? नर्सरी में? एक जना बता दो ना कोई। कच्ची पहली, कच्ची पहली आजकल नहीं होती, वो अपने जमाने में होती थी, और अपने जमाने में ये नहीं था। ध्यान रखना है, क्लास 2 से शुरू होता है। क्लास 2 से। क्लास 5 वाले क्यों थे भाई? वो तो मैंने उदाहरण दिया था कि मान लो क्लास 5 का बेसलाइन असेसमेंट हो रहा है, ये तो मैंने केवल उदाहरण दिया था आपको। लिखो
हेडिंग लगाओ बेस लाइन असेसमेंट। 3 जून को आपकी बुक ऑर्डर की थी, अब तक आई नहीं है, कब तक आ जाएगी? क्या कि पिछले दिनों सेल आने की वजह से मेरी बुक काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर हो गई, इसलिए वो प्रिंट कम हो गई। मतलब प्रिंट जितने थे उतने प्रिंट निकल गए, वापस उसको रीप्रिंट के लिए भेजा गया है चंद दिनों में। रीप्रिंट भेजने का मतलब होता है कि आपने वो रीप्रिंट 1-2 दिन में हो जाती है, तो जैसे ही वो रीप्रिंट होगी आपके पास पहुंच जाएगी। हैं? नहीं, एड्रेस से फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। एड्रेस दूर का ओवले पहुंच जाती है, यहाँ से रवाना होने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगता है। हेडिंग लगाओ BLA बेसलाइन असेसमेंट। क्या लिखा है आपने? आधार रेखा आकलन। इसमें लिखो, लिखो यह सत्र के प्रारंभ में मुक्सा एक को तो उद्देश्य मिल गया आज, जीवन जीने का उद्देश्य। अब तक भटक रहा था, हैं? नहीं, तावड़े धूप कुछ भी हो, अब तक बेचारा भटक रहा था, अब उसको जीने का उद्देश्य प्राप्त हो गया है कि मुझे आखिर क्यों जीना है। लिखो क्या लिखा है? यह सत्र के प्रारंभ में, यह सत्र के प्रारंभ में शिक्षक द्वारा शिक्षण के दौरान बालकों के कक्षा स्तर की दक्षता, बालकों के कक्षा स्तर की दक्षता जांचने हेतु, दक्षता जांचने हेतु किया जाने वाला आकलन होता है। किया जाने वाला आकलन होता है। इसके द्वारा कक्षा को 2 समूहों में बांटा जाता है। इसके द्वारा कक्षा को 2 समूहों में बांटा जाता है। कक्षा को 2 समूहों में बांटा जाता है। ये तो कोई और ही मामला है भाई। 2 समूहों में बांटा जाता है। लिखो समूह 1, समूह 1 समूह 1, इसमें लिखो जो बालक समूह 1 में लिखना है ना, जो बालक कक्षा स्तर की दक्षता रखते हैं, जो बालक कक्षा स्तर की दक्षता रखते हैं। दूसरा लिखो समूह 2 या B, एक ही बात है।
जो बालक कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं, जो बालक कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं, जो बालक कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं। एक और लिखनी है इसमें लाइन, ये नहीं बी में नहीं लिखना है, BLA में लिखना है, BLA में। ये आकलन कक्षा 2 से शुरू होता है। यह आकलन आकलन कक्षा 2 से शुरू होता है। हो गया? बस हो गया। समझ जाएंगे, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक सबमेटिव असेसमेंट और एक बेसलाइन असेसमेंट, तीनों अलग अलग बात है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दोगे क्या? जब बच्चे को आपने पूरे साल भर तक पढ़ा दिया, पोर्टफोलियो भी वो तैयार कर रहा है, उस बच्चे को पूरा आपने पढ़ा दिया, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते रहे। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे होता है? हैं? पढ़ाते समय खड़ा करके पूछना फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना। हाँ, तरीका तो ये भी है, लेकिन पूरा तरीका ये यूज लेना ही नहीं है। हाँ, तरीका तो है ये, आपको चिंता नहीं करनी है कि कैसे करोगे, क्या करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पूरा प्रारूप आपको RSCRT बनाकर देगी, क्योंकि राजस्थान में पढ़ी लिखी संस्था कौन सी है? मूल्यांकन वही करवाती है ना पाठ्यक्रम के साथ, तो वो पूरा शेड्यूल बनाकर देती है। आपको भी नहीं देखना कि ये टर्म आज पूरा हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, वो पूरा सिलेबस तय करके देती है। इतनी तारीख को ये पाठ पढ़ाना है, इतनी तारीख को ये पढ़ाना है, इतनी तारीख तक ये टर्म चलेगा, इतनी तारीख तक ये होगा, इतना सिलेबस इसमें करवाना है, पूरा एक एक चीज। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए वो चेकलिस्ट बनाकर देती है आपको। क्या बनाकर देती है? चेकलिस्ट। बहुत सारी चेकलिस्ट आती है अलग अलग लेवल की, हर 7 दिन में, हर 15 दिन में ली जाने वाली चेकलिस्ट, तैयार की जाने वाली चेकलिस्ट। आपको क्या करना है कि आपको वो चेकलिस्ट ले लेनी है और सामने बैठ जाना है। बच्चे गतिविधियां कर रहे हैं, प्रत्येक बच्चे की चेकलिस्ट भरनी है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है। अब उस चेकलिस्ट में ऐसे सवाल होते हैं, लाइनें होती है, क्या बच्चा गतिविधि कर रहा है? हाँ ना, टिक लगाते जाओ आप। क्या बच्चा गतिविधि करते समय संवाद कर रहा है? टिक लगाते जाओ, जो भी एक्शन आ रहा है। क्या बच्चा ऊपर से नीचे इस ब्लैक बोर्ड पर कार्य कर रहा है? ब्लैक बोर्ड पर कार्य करते समय उसका हाव भाव कैसा होता है, उसका दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होता है, शिक्षक के साथ कैसा होता है, सारी चीजें A to Z उस चेकलिस्ट में होती है। आप हाँ ना करते जाओ। जिसमें हाँ आया है उसमें तो ठीक है, जिसमें नहीं आया है उस बिंदु पर उस बालक पर ध्यान देना है। मतलब बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा है, और फिर 5-7 दिन तक ध्यान देने के बाद अगली चेकलिस्ट और बढ़नी है उसी बच्चे की, फिर अगले 5-7 दिन बाद में फिर उसकी एक चेकलिस्ट बननी है। इस तरह से यदि आप बढ़ते जाओगे तो बच्चे में कोई कमी रह जाएगी क्या? कोई कमी नहीं रहेगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट, और फिर आपके 3 होते हैं सबमेटिव, और सबमेटिव असेसमेंट में भी ऐसी चेकलिस्ट होती है। बस फर्क ये होता है कि सबमेटिव असेसमेंट में ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3, तीनों में जो चेकलिस्ट भरी है उन तीनों को समेकित करके आपको बच्चे को रिपोर्ट कार्ड देना होता है। बताओ, ऐसे 1 की जो भी आकलन है, जो भी चीजें, वो अंतिम परिणाम में जोड़ी गई है कि नहीं जोड़ी गई है, उसमें बाद में परिवर्तन नहीं होना है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट की चेकलिस्ट भर रहे हो ना, वो चेकलिस्ट केवल किस लिए भर रहे हो कि बच्चे में पता लगा लें कि क्या समस्या रही है, उस समस्या को दूर कर दें, इसलिए भरा जाता है। हो गया? यह आकलन कक्षा 2 से 8 तक होता है क्या? क्यों होता है? जब CC चलाया ही कक्षा 5 तक जाता है तो आकलन 2 से 8 तक क्यों होता है? नहीं होता, वो दूसरा है, अलग है, उसके मैटर, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लिख लिया आपने? अब मुझे एक बात बताओ, पूरे साल भर आपने इस तरह से बच्चे को पढ़ा दिया, तो लास्ट में जब साल पूरा हो रहा है तब बच्चे की एजुकेशनल और को एजुकेशनल, मतलब करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटीज को आप लोग मापने के लिए, आप दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए उस बच्चे को लास्ट में उसका परिणाम तो जारी करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे लास्ट में बच्चे को फेल पास सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? तो बच्चे का जो फेल पास सुनाते हैं उसमें जो बच्चे को मार्कशीट देते हैं उसमें परसेंटेज देंगे कि नहीं देंगे, कि भाई कितने प्रतिशत आए, उसके कितने प्रतिशत आए? तो क्या देते हैं?
ग्रेड देते हैं। क्या देते हैं? इसका मतलब बच्चे की एजुकेशनल जो अचीवमेंट है ना, वो हमने किस में दर्ज कर ली है? ग्रेड के रूप में माप ली है। कितने ग्रेड देते हैं बताओ? 5 और कोई 6 हाथ तो कितने ग्रेड देंगे उस बच्चे को? 8 हैं? ई तक, ABCDE। या फिर ऐसे देते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 DE। तो कितने हो गए? 8। वेरी गुड, खुशी आई है और खुशी के कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई है। और खुशी मुझे पूछ रही है कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो? बेटा मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, अवकलन और समाकलन चल रहा है, पता नहीं क्या तुझे? लिख ले ऊपर गणित और हेडिंग लगा ले अवकलन। बताओ दर्ज कितने? 8 में है। ये जो आप बता रहे हो ना, ये सेंटर की सीसी के तहत है, केंद्र वाली सीसी की बातें कर रहे हो आप, जो सीबीएसई बोर्ड में काम में ली जाती है। अपने काम में नहीं लिया जाता। अपने केवल 3 ही ग्रेड है, A B और C। कितने ग्रेड है? 3। कौन सा? A B और C। लिखो, अलग से लाइन बदल के लिखो। लिखो, वर्ष के अंत में, लाइन बदल के लिखना है ना, BLA पूरा हो गया है। वर्ष के अंत में बालक की शैक्षिक उपलब्धि को, बालक की शैक्षिक उपलब्धि को बालक की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न 3 ग्रेड में दर्ज किया जाता है। निम्न 3 ग्रेड में दर्ज किया जाता है। तीन ग्रेड में दर्ज किया जाता है। कितने ग्रेड में? 3 ग्रेड में। लिखो ग्रेड ए, ग्रेड ए, ग्रेड ए किन बालकों को देंगे? 80 से, तो नंबर तो आए ही नहीं, तो 80 से 100 कहां से आएंगे? नंबर तो देने ही नहीं है। प्रतिभाशाली। लिखो, जो बालक स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, जो बालक स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं, लिखो ग्रेड बी, ग्रेड बी। ये लो, सिवाय अवस्थी ज्ञान और दे रहा है मुझे कि सर आपका कर्तव्य है बच्चों को सही जानकारी देना। बेटा सही जानकारी देते हुए 18 घंटे हो गए मुझे, और 18 घंटे बाद आप क्लास खोल के पूछोगे कि किसकी क्लास चल रही है? नहीं नहीं, गलत बात, ये सही जानकारी नहीं है। आपका कर्तव्य है सही ढंग से पढ़ना। लिखो, कल की घटना। अब कल की क्या घटना हो गई? कुछ तो बोलिए गुरुदेव, ये कौन सी की बात कर रहा है? कल क्या घटना? वो कल की थोड़ी है। नहीं नहीं, वो तो शादी से पहले की प्लानिंग है।
वो कल की थोड़ी है, वो कल की कोई घटना नहीं है। इस और कोई दिक्कत नहीं। देखो इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारी, ये खबर कोई नई खबर नहीं है, ये खबरें तो प्रारंभ से ही छपती आई है। पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को दीवार में चुनवाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मतलब ये है कि इतनी प्रकार की दुनिया, उसमें इतने प्रकार के दिमाग है, अलग अलग दिमाग काम में लिए जाते हैं। और ऐसा पहले देखो, ये खबरें आपके सामने क्यों आ रही है, इसका कारण बताऊं। पहले ये खबरें आती थी, केवल पुरुष ऐसा काम करते थे, जो भी अपराध करता था ना वो कौन करता था, पुरुष करता था। हालांकि अपने सीजर लाम्ब्रोसो ने तो मान भी लिया है, सीजर लाम्ब्रोसो थोड़ा पुराने टाइम का व्यक्ति है, उसने तो मान ही लिया है कि अपराध केवल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन केवल पुरुषों में होता है। आजकल के लोग नहीं मान रहे। इसका कारण यह है कि जिसको जितनी ज्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी, वो स्वतंत्रता पॉजिटिविटी तो ले जाएगी व्यक्ति को, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिवता भी रहेगी, उसमें कुछ नकारात्मकता भी आएगी। आपको प्रोग्रेस तो करवाएगी, लेकिन आपकी कुछ कमियां भी उसमें रहेगी। पहले पुरुष प्रधान समाज था, और पुरुष प्रधान समाज में जो भी कार्य किया जाता था वो पुरुष द्वारा किया जाता था, इसलिए समाज को आगे ले जाने की भी जिम्मेदारी किसकी थी, पुरुष की। और समाज का पतन करने की जिम्मेदारी भी किसकी थी, पुरुष की। तो अपराध भी कौन करता था, भले काम भी पुरुष करता था, और अपराध भी कौन करता था, पुरुष करता था। अब हमने क्या किया है, धीरे धीरे महिला प्रधान समाज की ओर, मतलब महिलाओं को, प्रधान समाज तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन महिलाओं को थोड़ी थोड़ी हमने स्वतंत्रता देने का प्रयास किया है। तो स्वतंत्रता दी जा रही है, तो महिलाएं भी तो समाज को आगे ले जा रही है ना, तो साथ साथ में महिलाएं भी तो अपराध कर सकती है ना। इसलिए आजकल ये अपराध की घटनाएं हमें ज्यादा देखने को मिलती है महिलाओं की ओर से। बाकी हमने कम नहीं किया है, हमने अपराध कम नहीं किया, हमें जितनी स्वतंत्रता थी उसका पूरा फायदा हमने उठाया है। अब थोड़ा बहुत महिलाओं को भी ये फायदा उठाई देना चाहिए। बात ये नहीं है, वो तो चीजें जो है वो जिसके दिमाग में जैसा चल रहा है, जिसके माइंड में जैसा चल रहा है, जिसके जीन में जैसा है वो कर रहेगा। लेकिन बात ये कि लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि हम लोग अपराध करके बच जाएंगे, ढोंग कैसे रच लेते हैं। मतलब क्या उसकी तस्वीर देखी ना आपने, क्या तस्वीर चल रही है सामने। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इसका पति खत्म हो गया ना, इसके पास कुछ नहीं बचा है, उसके पास अब कुछ नहीं है। ऐसी तस्वीर, ऐसी शक्ल बना के बैठी है। आज तक इस दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि यदि पुलिस चाहे ना, कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। अपराध का पर्दाफाश होना निश्चित है, और 15-16 दिन में हो गया, लंबा ही नहीं चला। अब 20-20 लाख में अपराध करवाओगे तो ऐसे ही होंगे भाई, ये तो पर्दाफाश तो होना ही था। तो ये बात ये नहीं है। देखो जैसा भी है वैसा है, ठीक है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो बस ये है कि घूमने कहीं जाऊंगा ना, अब तो 2-4 को साथ लेके जाऊंगा। हैं, लड़कों की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। क्या हो जाएगा, देखो लड़कियों की सुरक्षा के लिए खूब कानून बनाए थे, लेकिन क्या हो गया, दहेज के लिए कानून बना हुआ है, क्या दहेज से रोक लिया गया हमने, क्या प्रताड़ित करना बंद कर दिया गया। जो जिसके दिमाग में जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। खैर, अपने तो अपनी कहानी पर आओ, अपने तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अपने तो ग्रेड बी दो बच्चों को। लिखो, जो बालक, कुछ लोगों की तो देखो ऐसी स्थिति है, कुछ तो ये सोच रहे हैं कि हाँ भले ही हम लोग इस परिस्थिति से गुजर जाएंगे, लेकिन एक ये दाग हट जाएगा कि हम कुंवारे मर गए। कुछ लोग तो ये चाह रहे हैं अभी वर्तमान में ये स्थितियाँ। पिछले एक बैच में पढ़ा रहा था, मैंने कहा देखो शादी करना कितना दूभर हो गया उसके लिए। तो छोरों ने कहा सर क्या फ़र्क पड़ता है, शादी तो कर ली ना उसने। मैंने कहा मतलब शादी कर ली, बोले हाँ। मैं कहा शादी करे तो आपने सोच समझ के करे कि कौन सी लड़की करनी है, क्या करनी है, कैसी लड़की होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बोले सर कुछ नहीं, एक भाई पीछे खड़ा हुआ और बोला सर नहीं सर, बस जिंदा होनी चाहिए। मतलब अभी वर्तमान में तो स्थितियाँ ये बनी हुई है कि भींता का हाथ अड़मेले हैं। भींत जानो ने, भींत मतलब काली भींत है, कुछ नहीं है। यदि नौकरी लगे तो हो जाएगी। ये तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को धन्यवाद देना चाहिए जो हमें तोरण मारने का अवसर दे रहे हैं, वरना ऐसे कैसे चले जाएं। लिखो, क्या लिखा है, ग्रेड बी, जो बालक अकेले घूमने जाएंगे उनके साथ नहीं है। जो बालक
मुख से हमेशा साथ चलना है बेटा। जो बालक क्या करना है, शिक्षक की सहायता से सीखते हैं। जो बालक शिक्षक की सहायता से सीखते हैं, शिक्षक की सहायता से सीखते हैं। फिर लिखो ग्रेड सी। ग्रेड सी, अरे यार लिखो ग्रेड सी। जिन बालकों को सीखने के लिए, जिन बालकों को सीखने के लिए शिक्षक की विशेष मदद की आवश्यकता होती है, जिन लोगों को सीखने के लिए शिक्षक की विशेष मदद की, देखो एक तो ध्यान ये रखना है, सीसी पद्धति के तहत जैसे मान लो एबीएल किट पढ़े, एबीएल कक्ष बनाया हुआ है, बच्चा आया, एबीएल किट का उपयोग किया, एबीएल कक्ष में एक्टिविटीज की और बहुत सारी बातें सीख गया, कुछ नई बात सीख गया। थोड़ी बाद में समझ लेना इसको, है ना। कुछ नई बात सीख गया तो निश्चित रूप से उस बच्चे को कौन सा ग्रेड देना है, ए ग्रेड। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो शिक्षक के लिए खतरा है, क्योंकि आगे शिक्षक की जरूरत नहीं रहेगी। एबीएल किट ला के रख दो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम में जाएगा और नई बात सीख के निकल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निसल्डे होते हैं, बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं। मैंने उनको कहा बाद में समेट लेना बेग बाग, लेकिन बोले नहीं, जाओ तुम अभी जाओ, चाय पानी पियो, कल थोड़ा सा और बाकी रहा, इतना सा और पढ़ेंगे।